नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 अगस्त 2025 और हम यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से कुछ बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी वर्तमान मामलों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार। हमारी आज की चर्चा का आधार रहेंगे पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे विश्वसनीय सरकारी और प्रमुख समाचार स्रोत। और हमारा फोकस रहेगा जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, राजव्यवस्था, गवर्नेंस, शासन, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं, और जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जी हाँ, तो श्रोताओं को आज की प्रमुख घटनाओं की एक गहरी समझ मिलेगी। हम हर पहलू, उसके इम्प्लीकेशंस और परीक्षा के दृष्टिकोण से उसकी प्रासंगिकता को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट ए से, जो पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से जुड़ा है। और पहला ही टॉपिक बहुत बड़ा है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का एक दशक। हाँ, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए इस मिशन ने 10 साल पूरे कर लिए हैं 2 जुलाई 2025 को। और प्रधानमंत्री जी का बयान है कि ये अब सिर्फ एक गवर्नेंस इनिशिएटिव, शासन पहल नहीं रहा, बल्कि एक पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलन बन चुका है। 10 साल, एक जनरेशन लगभग। जी। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था जब ये शुरू हुआ था, और क्या वो उद्देश्य हासिल हुआ है? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी यानी डिजिटली सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। इसके लिए 3 कोर विजन एरियाज थे। 3 विजन एरियाज। कौन कौन से? पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ को यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। हर नागरिक के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा। दूसरा, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, मांग पर शासन और सेवाएं। और तीसरा, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। और इन विजन्स को हासिल करने के लिए कुछ पिलर्स भी बनाए गए थे ना? जी हाँ, 9 स्तंभ थे, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी फॉर जॉब्स, आईटी नौकरियों के लिए, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। काफी व्यापक दायरा था। तो इन 10 सालों में उपलब्धियां क्या रहीं? कुछ ठोस आंकड़े हैं हमारे पास? बिल्कुल, उपलब्धियां काफी प्रभावशाली हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा यानी मात्रात्मक डेटा देखें तो जून 2024 तक इंटरनेट कनेक्शंस 91.81 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। याद रखिए, 91.81 करोड़। वाह, जबरदस्त उछाल है ये तो। हाँ, और भारत नेट कनेक्टिविटी के तहत 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। 2.11 लाख ग्राम पंचायतें। और मोबाइल डेटा की लागत, वो तो काफी कम हुई है ना? बहुत ज्यादा। मोबाइल डेटा की लागत 2014 में 269 रुपए प्रति जीबी थी, जो अब घटकर औसतन 10 रुपए प्रति जीबी हो गई है। 269 रुपए से 10 रुपए प्रति जीबी। ये तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। और डिजिटल पेमेंट्स का क्या हाल है? यूपीआई ने तो क्रांति ला दी है। बिल्कुल, यूपीआई ट्रांजैक्शंस अकेले मई 2024 में 14.04 बिलियन तक पहुंच गए, जिनकी वैल्यू 20.45 लाख करोड़ थी। 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस। ये दिखाता है कि डिजिटल भुगतान कितना आम हो गया है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ, डीबीटी एक बहुत बड़ी सफलता है। FY 2023-24 में 7.16 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए, और इससे सरकार को लीकेज रोककर लगभग 2.73 लाख करोड़ की बचत भी हुई है। सोचिए, 2.73 लाख करोड़ की बचत। कमाल है। और डिजी लॉकर का उपयोग कैसा चल रहा है? डिजी लॉकर के भी 27 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 6.6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी किए जा चुके हैं। 27 करोड़ यूजर्स। ये तो हुए आंकड़े। सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स भी तो बने हैं, जैसे उमंग। जी, उमंग ऐप पर 2000 से ज्यादा सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं।
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा के तहत 61.5 करोड़ हेल्थ अकाउंट बन चुके हैं और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण पर नजर रखने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं। इन सब का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? जीडीपी में कितना योगदान है डिजिटल इकोनॉमी का? 2019 में जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 8.5% था, जो 2023-24 में बढ़कर 11.74% हो गया और अनुमान है कि 2024-25 तक ये 13.42% तक पहुंच जाएगा। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या हम सिर्फ जैम ट्रिनिटी तक ही सीमित हैं या इससे आगे बढ़ चुके हैं? नहीं, हम जैम ट्रिनिटी से काफी आगे निकलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई स्टैक बना चुके हैं। इसमें आधार, यूपीआई, ओएनडीसी, डिजीलॉकर, एबीएचए जैसे कई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये एक तरह से डिजिटल हाईवेज हैं जिन पर इनोवेशन हो रहा है। और ये डीपीआई स्टैक अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का भी हिस्सा बन रहा है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत अब इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड की सोच अपना रहा है। वो अपने डीपीआई मॉडल को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा कर रहा है। ये एक तरह से चाइना के डिजिटल सिल्क रोड, चीन के डिजिटल सिल्क रोड का एक विकल्प भी बन सकता है। लेकिन वापस भारत में आते हैं। इतनी प्रगति के बावजूद डिजिटल डिवाइड की चुनौती तो अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, पुरुषों और महिलाओं के बीच और आय के स्तर पर यह विभाजन साफ दिखता है। इसे पाटने के लिए सरकार की अन्य योजनाएं जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए और स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत मिशन डिजिटल साक्षरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे का रास्ता क्या है? फ्यूचर रोड मैप क्या है डिजिटल इंडिया के लिए? लक्ष्य है डिजिटल गवर्नेंस टू ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप, मतलब डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व तक पहुंचना। इसके लिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रणनीतिक प्रौद्योगिकियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके लिए इंडिया एआई मिशन है, और सेमीकंडक्टर जिसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, पर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही डिजिटल विभाजन को कम करना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और इक्विटेबल ग्रोथ, समान विकास सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। जी हाँ, ये सब मिलकर ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। भारत का नया आपराधिक न्याय शास्त्र, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन्हें लागू हुए भी 1 जुलाई 2025 को 1 साल हो गया है। हाँ, और गृह मंत्री जी ने इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। इन कानूनों ने पुराने इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। मुख्य उद्देश्य क्या बताया जा रहा है नए कानूनों का? उद्देश्य है एक सिटीजन सेंट्रिक, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट न्याय प्रणाली बनाना। मूल दर्शन में बदलाव है, प्यूनिटिव सोच से जस्टिस ओरिएंटेड सोच की तरफ जाना, यानी फोकस अब सजा पर कम, न्याय पर ज्यादा है। ये कानून ब्रिटिश शासन के हितों की बजाय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ की रिफॉर्म्स क्या हैं जो पुराने कानूनों से अलग हैं? एक तुलनात्मक नजर डालें तो। जरूर, एक टेबल के जरिए समझते हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, फोकस बदला है प्यूनिटिव से जस्टिस ओरिएंटेड। दूसरा बड़ा बदलाव है सेडिशन को लेकर। आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह से जुड़ी थी, उसे रिपील कर दिया गया है बीएनएस में। सेडिशन हटा दिया गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हालांकि देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कृत्यों के लिए प्रावधान अभी भी हैं, पर राजद्रोह शब्द और उसकी पुरानी परिभाषा हटा दी गई है। तीसरा, टेररिज्म यानी आतंकवाद को पहली बार बीएनएस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहले ये यूएपीए जैसे विशेष कानूनों में था। अच्छा, और जांच प्रक्रिया में कुछ बदलाव? हाँ, इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन यानी जांच समय सीमा तय की गई है। गंभीर मामलों में 90 दिन,
इसे 2 बार दोहराती हूँ, 90 दिन की समय सीमा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बीएनएस में कानूनी मान्यता दी गई है, जो आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी है। और सर्च एंड सीजर, तलाशी और जब्ती, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कुछ? बिल्कुल, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की मैंडेटरी वीडियोग्राफी यानी अनिवार्य वीडियोग्राफी का प्रावधान है। ये एक अहम कदम है पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यानी फोरेंसिक जांच को भी बढ़ावा दिया गया है। 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक सबूत जुटाना अनिवार्य कर दिया गया है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य, ये तो जांच की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकता है। उम्मीद तो यही है। और एक और दिलचस्प बदलाव है पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस, छोटे अपराधों के लिए सजा। इसमें पहली बार कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करवाई जा सकती है। कम्युनिटी सर्विस, ये तो काफी प्रोग्रेसिव कदम लगता है। तो ये जो सारे बदलाव हैं, खासकर मैंडेटरी वीडियोग्राफी, EFIR, समन्स, ये तो डिजिटल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निर्भर करते होंगे। हाँ बिल्कुल, इन नए कानूनों का सफल कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया की प्रगति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो अनिवार्य वीडियोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक साक्षी जैसे प्रावधान लागू करना मुश्किल होगा। और एक आम शिकायत होती है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, प्रक्रिया ही सजा है। क्या इन नए कानूनों से इस समस्या का समाधान होगा? कोशिश तो यही की गई है। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, सख्त समय सीमा तय की गई हैं, जैसे जांच के लिए 90 दिन और पूरी आपराधिक प्रक्रिया को 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, संस्थागत क्षमता की बात आपने पहले भी की थी। पुलिस बल की कमी, अदालतों पर बोझ, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फोरेंसिक बुनियादी ढांचा, ये सब कैसे एड्रेस होगा? ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस बल अभी भी अंडरस्टाफ्ड है, न्यायपालिका ओवरबर्डन्ड है और देश भर में स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब्स की कमी है। सिर्फ कानून बदल देना काफी नहीं, उसे लागू करने वाली संस्थाओं को भी मजबूत करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है अब तक? 1 साल हो गया है। सरकार के अनुसार प्रगति अच्छी है। बताया गया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% क्षमता निर्माण हो चुका है और 35 लाख से ज्यादा FIRs इन नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं। 35 लाख FIRs। अच्छा, और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कुछ खास ध्यान दिया गया है? हाँ, BNS में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए डेडिकेटेड चैप्टर, समर्पित अध्याय हैं। आतंकवाद और संगठित अपराध की भी स्पष्ट परिभाषाएं दी गई। तो कुल मिलाकर इन नए कानूनों की सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? देखिए, अंतिम सफलता का मापदंड यही होगा कि क्या आम नागरिक को स्विफ्ट, एक्सेसिबल एंड फेयर जस्टिस, त्वरित, सुलभ और निष्पक्ष न्याय मिल पा रहा है या नहीं। कानून कागज पर कितने भी अच्छे हों, असली परीक्षा तो जमीन पर ही होती है। बिल्कुल। चलिए अब एक और संवेदनशील मुद्दे पर चलते हैं, जो शासन, संघवाद और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा है। बिहार में चल रहा इलेक्टोरल रोल रिवीजन। हाँ, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है, और वो भी ठीक विधानसभा चुनाव, जो चुनाव 2025 के अंत में होने हैं, से पहले। टाइमिंग को लेके ही विवाद है शायद। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष के कई आरोप हैं। पहला तो यही कि चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है। डोर टू डोर सत्यापन के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। दूसरा, उन्हें डर है कि इससे बड़े पैमाने पर लोग, खासकर गरीब, दलित, मुस्लिम और प्रवासी मजदूर डिसइनफ्रांचाइज हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास मांगे जा रहे दस्तावेज शायद ना हों। और इसे बैकडोर NRC कहने का क्या मतलब है? विपक्ष का आरोप है कि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC जैसा अभ्यास करने की कोशिश है, बिना NRC का नाम लिए। उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है और इससे ECI की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। लेकिन ECI का पक्ष क्या है? वो ये पुनरीक्षण क्यों कर रहे हैं? ECR का कहना है कि ये एक संवैधानिक आवश्यकता है, एक साफ सुथरी, एरर फ्री, त्रुटि मुक्त मतदाता सूची तैयार करना। उनका तर्क है कि इसमें अवैध अप्रवासियों को हटाना भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जा रहा है।
प्रक्रिया क्या है? क्या सभी को नए सिरे से रजिस्टर करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ईसीआई ने 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया है, जिसमें करीब 4.96 करोड़ मतदाता थे। 4.96 करोड़। इन मतदाताओं का सिर्फ वेरिफिकेशन, सत्यापन किया जाना है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद मतदाता बने हैं या जो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज देने होंगे। और विवाद किस दस्तावेज को लेकर है? मुख्य विवाद उन लोगों के लिए है जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं। उनसे माता-पिता के जन्म का प्रमाण मांगा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये शर्त पूरी करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा, खासकर जिनके माता-पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं है। ये तो वाकई एक जटिल स्थिति है। ईसीआई के लिए भी एक संतुलन साधना मुश्किल होगा। इलेक्टोरल प्योरिटी, चुनावी शुद्धता बनाए रखना और साथ ही ये सुनिश्चित करना कि कोई भी योग्य नागरिक राइट टू वोट, मतदान के अधिकार से वंचित ना हो। बिल्कुल। प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं अगर वंचितों के लिए बाधा बन जाए तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये मामला फेडरल फ्रिक्शन पॉइंट, संघीय टकराव बिंदु भी बन गया है, क्योंकि राज्य सरकार जो विपक्ष में है और केंद्र ईसीआई के बीच तनाव बढ़ रहा है। सत्ताधारी एनडीए इसका बचाव कर रही है, कह रही है कि फर्जी मतदाताओं को हटाना जरूरी है। सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन, नागरिकता दस्तावेजीकरण का मुद्दा फिर से सामने आ गया है। माता पिता के दस्तावेज मांगने की शर्त कहीं न कहीं एनआरसीएस-सीए की बहसों की याद दिलाती है। हाँ, समानताएं देखी जा रही हैं। ये पहचान और नागरिकता से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करता है। हालांकि ईसीआई ने कहा है कि वो रचनात्मक जुड़ाव के लिए तैयार है और बूथ लेवल एजेंट्स BLA की नियुक्ति कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया में मदद मिल सके। देखते हैं ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। अब एक और मुद्दे पर आते हैं जो सामाजिक न्याय और शिक्षा से जुड़ा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित संकाय पदों का खाली रहना, यह समस्या तो काफी पुरानी है, लेकिन अभी भी बनी हुई है। जी हाँ, ये एक स्थायी चुनौती है। देश के प्रमुख हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, HEIs, उच्च शिक्षण संस्थान जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हजारों फैकल्टी पोस्ट्स खाली पड़े हैं। 2 जुलाई 2025 के एक संपादकीय विश्लेषण में भी इस पे चिंता जताई गई है। आंकड़े क्या कहते हैं? समस्या कितनी गंभीर है? अगर हम अप्रैल 2021 के डेटा को देखें तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही SC के 2389 पद, ST के 1199 पद और OBC के 4251 पद खाली थे। मैं दोहराता हूं, SC 2389, ST 1199, OBC 4251 पद खाली थे सिर्फ 45 विश्वविद्यालयों में। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और क्या ये सभी स्तरों पर है या किसी खास स्तर पर ज्यादा है? 30% आरक्षित पद खाली है और ये समस्या वरिष्ठ स्तरों पर यानी एसोसिएट प्रोफेसर, सह आचार्य और प्रोफेसर आचार्य के पदों पर ज्यादा गंभीर है। इसे एक तरह का ग्लास सीलिंग कहा जा सकता है। इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्यों ये पद भरे नहीं जा पा रहे? कई कारण है। पहला, संस्थागत स्वायत्ता और जवाबदेही अंतराल। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान काफी स्वायत्त होते हैं और यूजीसी के आरक्षण दिशानिर्देशों का प्रवर्तन अक्सर कमजोर होता है। जवाबदेही तय करना मुश्किल होता है। स्वायत्ता के नाम पर आरक्षण ना लागू करना? कई बार ऐसा आरोप लगता है। दूसरा बड़ा कारण है विवादास्पद 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, 13 सूत्रीय रोस्टर प्रणाली। ये डिपार्टमेंट बेस्ड रोस्टर है। ये 13 पॉइंट रोस्टर क्या है? जरा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, पहले यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर बनता था, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर में हर विभाग को एक यूनिट माना जाता है। अब मान लीजिए किसी छोटे विभाग में कुल 5 पद हैं, तो इस सिस्टम के तहत हो सकता है कि SC या ST के लिए कोई आरक्षित पद बने ही नहीं या बहुत देर से बने, क्योंकि रोस्टर पॉइंट 1 से 13 तक चलता है और आरक्षण के बिंदु जैसे चौथा पद OBC, 7वां SC, 14वां ST दूर दूर होते हैं।
छोटे विभागों में ये बिंदु कभी आ ही नहीं पाते। इससे SC/ST उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो विभाग को यूनिट मानने से छोटे विभागों में आरक्षित पद बनना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा कारण है डिस्क्रिमिनेशनरी रिजेक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल बायस, विवेकाधीन अस्वीकृति और संस्थागत पूर्वाग्रह। कई बार योग्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सूटेबल, NFS उपयुक्त नहीं पाया गया के अस्पष्ट आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 60% रिक्तियां इसी NFS क्लॉज की वजह से थीं। 60%। नॉट फाउंड सूटेबल, ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। इसमें बायस की गुंजाइश तो रहती होगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट यानी कानून बनाने का इरादा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन यानी प्रशासनिक कार्रवाई के बीच एक बड़ा अंतर है। इसका असर सिर्फ सामाजिक न्याय पर ही नहीं, बल्कि सोशल मोबिलिटी, इक्वालिटी और नॉलेज क्रिएशन पर भी पड़ता है। एक डाइवर्स फैकल्टी का होना शिक्षण और शोध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो समाधान क्या है? आगे का रास्ता क्या सुझाया जा रहा है? एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। पहला, स्ट्रेंथन्ड एनफोर्समेंट। UGC को नियमित ऑडिट करने चाहिए और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर दंड लगाना चाहिए। दूसरा, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। 13 सूत्रीय रोस्टर प्रणाली पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, शायद वापस यूनिवर्सिटी आधारित रोस्टर पर जाने की। और भर्ती प्रक्रिया में सुधार। हाँ, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सुनिश्चित करनी होगी। सिलेक्शन कमिटीज में विविधता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वस्तुनिष्ठ मानदंड होने चाहिए और प्रशासकों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। NFS क्लॉज का इस्तेमाल बहुत सीमित और स्पष्ट कारणों के साथ ही होना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए पॉलिटिकल विल और एथिकल कमिटमेंट भी तो चाहिए होगी। निश्चित रूप से, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति और संस्थानों की नैतिक प्रतिबद्धता के ये प्रणालीगत कमियां दूर नहीं हो सकती। सही कहा। चलिए अब इसी से जुड़े एक और कदम पर बात करते हैं। NIPCD का नाम बदला गया है। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCD राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर अब सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ये घोषणा 2 जुलाई 2025 को हुई। सावित्रीबाई फूले, एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद, ये नाम बदलने का क्या महत्व है? इसका कई तरह से महत्व है। पहला, ये सावित्रीबाई फूले की लेगेसी, विरासत का सम्मान है। वो 19वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक थीं, जिन्होंने जाति और लिंग की बाधाओं को तोड़कर लड़कियों और पिछड़ों की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया। उनके नाम को संस्थान से जोड़ना संस्थान के मिशन को उनकी विरासत से जोड़ता है। और दूसरा महत्व, कोई नीतिगत संदेश भी है इसमें? हाँ, ये एक पॉलिसी मैसेजिंग नीतिगत संदेश भी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि ये नाम बदलना संस्थान की बदलती भूमिका और सरकार की महिला केंद्रित और बाल केंद्रित विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मंत्रालय के कार्यक्रमों जैसे मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य में आए बदलावों का भी संकेत है। इसी घोषणा के साथ एक नए क्षेत्रीय केंद्र की भी बात हुई है। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, संस्थागत मजबूती और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम है। रांची में केंद्र खुलने से क्या फायदा होगा? ये केंद्र पूर्वी क्षेत्र झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की जरूरतों को पूरा करेगा। इन राज्यों में मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम जैसे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च यहीं से हो सकेगा। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग का विकेंद्रीकरण हो रहा है। बिल्कुल। पहले इस क्षेत्र का काम गुवाहाटी या लखनऊ केंद्रों से होता था, जिसमें लॉजिस्टिक चुनौतियां आती थीं। रांची केंद्र बनने से बेहतर पहुंच होगी, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हस्तक्षेप डिजाइन किए जा सकेंगे और लास्ट माइल डिलीवरी में सुधार होगा। तो ये नाम बदलना सिर्फ एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं है, बल्कि इसके साथ ठोस प्रशासनिक कार्रवाई भी जुड़ी है। सही कहा। ये प्रतीकात्मक संकेत और ठोस प्रशासनिक कार्रवाई मिलकर नीतिगत दिशा को और मजबूत करते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट ए, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। अब हम पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और पहला मुद्दा है इंडिया US स्ट्रैटेजिक ट्रेड डायलॉग, भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता।
हाँ, ये वार्ता एक अहम मोड़ पर है। दोनों देश एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत के अंतिम चरण में हैं। एक डेडलाइन भी तय की गई थी, जुलाई 9, 2025, 9 जुलाई 2025, ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए निलंबित 26% रिटेलिएटरी टैरिफ्स, प्रतिशोधात्मक टैरिफ को फिर से लागू होने से रोका जा सके। अच्छा, तो दबाव था जल्दी समझौता करने का। अमेरिका की मुख्य मांगें क्या हैं इस बातचीत में? यूएस की मुख्य मांग है भारतीय बाजार में ज्यादा एक्सेस, पहुंच। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनियां भारत में आसानी से गो इन और कम्पीट कर सकें। खासतौर पर वो कृषि बाजार में पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एप्पल्स, सेब, नट्स, मेवे और विवादास्पद रूप से जीएम फसलें और पशु चारा के लिए। जीएम फसलें और पशु चारा, ये तो भारत के लिए संवेदनशील मुद्दे हैं। बिल्कुल। अमेरिका नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी कम करवाना चाहता है, जैसे भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, QCOs, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। साथ ही वो अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के लिए नियमों में ढील भी चाहते हैं। और भारत का रुख क्या है? हमारी रेड लाइंस क्या है? भारत का स्पष्ट रुख है कि भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कृषि क्षेत्र की सुरक्षा, खासकर जीएम फसलें और डेयरी सेक्टर, भारत के लिए नॉन निगोशिएबल रेड लाइंस, गैर समझौता योग्य रेड लाइंस हैं। इन्हें बातचीत से बाहर रखा गया है। तो भारत बदले में क्या मांग रहा है? भारत अपने लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, श्रम घन निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस, अधिमान्य पहुंच चाहता है, जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण, श्रिम्प्स, झींगा और केले। ये बातचीत दिखाती है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, घरेलू राजनीतिक अर्थव्यवस्था विदेश आर्थिक नीति को प्रभावित करती है। किसानों की आजीविका बचाना भारत के लिए प्राथमिकता है। हाँ, और ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता का प्रदर्शन भी है। ट्रंप प्रशासन का ट्रांजैक्शनल टैरिफ ड्रिवन अप्रोच, लेन देन आधारित टैरिफ संचालित दृष्टिकोण इस बातचीत को और जटिल बनाता है। 9 जुलाई की समय सीमा का दबाव भी था। ये दिखाता है कि भू रणनीतिक साझेदारी, जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भू आर्थिक हित, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो नतीजा क्या निकलने की उम्मीद है? क्या कोई बड़ा समझौता होगा? शायद नहीं। ज्यादा संभावनाएं एक लिमिटेड मिनी डील या इंटरिम पैक्ट की हैं, जो कुछ चुनिंदा मुद्दों को हल करें। ये दिखाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की कमजोरी और बढ़ते संरक्षणवाद के दौर में द्विपक्षीय समझौते कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत और अमेरिका का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन यानी $500 बिलियन तक ले जाना है, और ये छोटे व्यवहारिक कदम उसी दिशा में हैं। ठीक है, अब एक और बड़े वैश्विक समूह की बात करते हैं, ब्रिक्स। यहाँ कुछ उथल-पुथल नजर आ रही हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2025 के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। शी जिनपिंग 2025 के ब्रिक्स समिट, जो रियो डी जेनेरियो में होना है, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। पिछले 12 सालों में ये पहली बार होगा कि वो ब्रिक्स समिट में नहीं होंगे। उनकी जगह प्रीमियर ली qiang चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो भी अनुपस्थित रहेंगे। शी और पुतिन दोनों प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति निश्चित रूप से ब्रिक्स समूह के सामंजस्य, उसकी दिशा और भविष्य पर सवाल खड़े करती है। ये GS पेपर 2 के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं? आधिकारिक कारण क्या है? आधिकारिक कारण तो स्केजुलिंग कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ और संभावित कारण भी हो सकते हैं। जैसे? एक अटकल ये है कि शायद चीन इस बात से नाराज है कि मेजबान ब्राजील ने उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का खुलकर समर्थन नहीं किया, या शायद ब्राजील द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजकीय रात्रि भोज के आयोजन से भी चीन असहज हो। स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है शी जिनपिंग फिलहाल घरेलू आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हो, या फिर यूक्रेन संकट में मध्यस्थ की अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हो।
कारण चाहे जो भी हो, शी और पुतिन की संयुक्त अनुपस्थिति का असर तो पड़ेगा। क्या असर पड़ सकता है? इससे ब्रिक्स की एकता कमजोर दिख सकती है। समूह के कुछ महत्वाकांक्षी पहलें जैसे डी-डॉलराइजेशन, वी-डॉलरीकरण या एक कॉमन करेंसी सामान्य मुद्रा बनाने की बात धीमी पड़ सकती हैं या अटक सकती हैं। ये ब्रिक्स की संस्थागत परिपक्वता की भी एक परीक्षा है। क्या ये समूह सिर्फ नेताओं पर आधारित मंच है या न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जैसे संस्थानों के साथ एक टिकाऊ व्यवस्था बन चुका है? ये एक अहम सवाल है, खासकर अब जब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है और उसमें ईरान, सऊदी अरब जैसे विविध सदस्य शामिल हो गए हैं। इन नए सदस्यों के आने से समूह के भीतर अंतर्विरोध और तनाव भी बढ़े हैं, जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। सदस्यों की राजनीतिक प्रणालियां भी अलग-अलग हैं और पश्चिम के साथ उनके संबंध भी भिन्न हैं। तो क्या इन नेताओं की अनुपस्थिति दूसरे सदस्यों जैसे भारत और ब्राजील के लिए एक रणनीतिक अवसर भी हो सकती है? हाँ, ये संभव है। भारत और ब्राजील जैसे सदस्य जो समूह के डेमोक्रेटिक कोर, लोकतांत्रिक कोर का हिस्सा हैं, एजेंडा को दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। वो विकासशील देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल पब्लिक गुड्स, डिजिटल सार्वजनिक सामान पर फोकस बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसमें इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, समावेशी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ब्रिक्स एक चौराहे पर खड़ा दिख रहा है। चलिए अब भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा शुरू हुई है और पहला पड़ाव घाना है। जी, ये यात्रा 2 जुलाई 2025 से शुरू हुई है। घाना की यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा है। ये ग्लोबल साउथ और खासकर अफ्रीका के साथ भारत की कूटनीतिक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और घाना के संबंध तो काफी पुराने हैं ना? हाँ, 7 दशकों से भी ज्यादा पुराने। नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के दिनों से दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते रहे हैं। इस यात्रा का एक उद्देश्य इन ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करना है। एजेंडा क्या है इस यात्रा का? किन क्षेत्रों में सहयोग पर बात हो रही है? कई क्षेत्रों पर फोकस है। पहला, इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, आर्थिक और व्यापारिक संबंध। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $3 बिलियन था। भारत घाना को फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल निर्यात करता है और वहां से सोना, कोको का आयात करता है। इसे और बढ़ाने पर जोर रहेगा। और विकास साझेदारी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने घाना को लगभग $450 मिलियन का कंसेशनल फाइनेंसिंग, रियायती वित्त पोषण प्रदान किया है। इससे ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद मिली है। घाना का राष्ट्रपति भवन, जुबली हाउस और टेमा एम्पाकदान रेलवे परियोजना भारतीय सहयोग के उदाहरण है। स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में यहाँ भी सहयोग मजबूत है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत घाना को कोविड वैक्सीन दी थी। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट और आईटेक, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 1100 से ज्यादा घाना के पेशेवरों को भारत में प्रशिक्षित किया गया है। 1100 प्रोफेशनल्स। स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पर भी बात होगी, जैसे रक्षा या ऊर्जा। हाँ, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आजकल बहुत चर्चा में रहने वाले क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज पर भी सहयोग बढ़ाने पर बात होगी। इस यात्रा का व्यापक महत्व क्या है? भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये यात्रा ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका के साथ जुड़ाव को भारत की विदेश नीति में प्राथमिकता देने को दर्शाती है। भारत का दृष्टिकोण आपसी सम्मान, साझा विकास लक्ष्यों और साउथ-साउथ कॉपरेशन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आधारित है, जिसमें बिना शर्त सहायता पर जोर होता है। क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र आपने किया, ये आजकल इतना अहम क्यों हो गया है? क्रिटिकल मिनरल्स रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा संक्रमण जैसे बैटरी, सौर पैनल और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, उच्च तकनीक निर्माण जैसे सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण के लिए आवश्यक है।
इनकी सप्लाई चेन सिक्योरिटी, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन जैसे कुछ देशों पर निर्भरता कम करना भारत के लिए जरूरी है। भारत की कंपनी KBIL, खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड, इसी दिशा में काम कर रही है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जुड़ा है। तो भारत का साझेदारी मॉडल क्या है अफ्रीका के साथ? भारत का मॉडल कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ITEC और DPI के माध्यम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और सॉफ्ट पावर पर केंद्रित है। ये चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित मॉडल से थोड़ा अलग है। समझ गया। अब पड़ोस की बात करते हैं। एक दिलचस्प खबर आई है कि भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष के बाद जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग युद्ध विराम समझ बनी, उसमें सऊदी अरब ने भूमिका निभाई थी। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 जुलाई 2025 को सार्वजनिक रूप से इस मध्यस्थता के लिए सऊदी अरब की प्रशंसा की। ये तीसरे पक्ष के मध्यस्थों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, खासकर जब दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव चरम पर हो। मई 2025 में क्या हुआ था? थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगी? मई 2025 में नियंत्रण रेखा LOC पर तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों तरफ से मिसाइल, ड्रोन और तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफी चिंता पैदा हो गई थी। अमेरिका ने भी डी-एस्केलेशन की अपील की थी, लेकिन खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने पर्दे के पीछे क्वाइट डिप्लोमेसी, शांत कूटनीति के जरिए तनाव कम करने में भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और UAE की मध्यस्थता की भूमिका बढ़ी है। सऊदी अरब क्यों मध्यस्थता कर रहा है? उनके क्या हित हैं इसमें? इसके कई कारण हैं। पहला, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक अंतर्निर्भरता। सऊदी अरब क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है क्योंकि उसके आर्थिक हित भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़े हैं। भारत सऊदी अरब का एक प्रमुख ऊर्जा ग्राहक है और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में प्रवासी, लगभग 2.5 मिलियन, सऊदी अरब में काम करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं। कोई भी बड़ा संघर्ष इस क्षेत्र में व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है। और उनकी विदेश नीति में भी बदलाव आ रहा है। हाँ, सऊदी अरब अपनी विदेश नीति बदल रहा है। उनके विजन 2030 के तहत वो एक अधिक मुखर और व्यावहारिक विदेश नीति अपना रहे हैं। वो खुद को एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो स्थिरता लाने में सक्षम हो। ऐसी मध्यस्थता उनके राजनयिक कद को बढ़ाती है। और तीसरा कारण शायद ये है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने रिश्ते संतुलित रखना चाहते हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब के इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। मध्यस्थता करके वो दोनों देशों पर अपना प्रभाव बनाए रख सकते हैं और किसी एक का पक्ष लेने से बच सकते हैं। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये अच्छा है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता कर रहा है? इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ संकट के समय तनाव कम करने में ऐसी मध्यस्थता मददगार हो सकती है। दूसरी तरफ ये कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीयकरण की संभावना को बढ़ाता है, जिसका भारत पारंपरिक रूप से विरोध करता रहा है। भारत हमेशा द्विपक्षीय समाधान तंत्र को प्राथमिकता देता है। ये घटना एशिया में उभरती बहुध्रुवीय गतिशीलता को भी दर्शाती है। काफी जटिल समीकरण है। चलिए पार्ट C की ओर बढ़ते हैं, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा। और शुरुआत करते हैं GST, वस्तु एवं सेवा कर से। इसे लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं 1 जुलाई 2025 को। जी हाँ, GST भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक ऐतिहासिक सुधार था और हाल ही में जून 2025 के राजस्व आंकड़े भी जारी हुए हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? कैसा रहा जून का कलेक्शन? जून 2025 का ग्रॉस GST कलेक्शन लगभग 1.85 लाख करोड़ रहा, मतलब 1.85 लाख करोड़ रुपीस। ये पिछले साल जून 2024 की तुलना में 6.2% ज्यादा है। 6.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 6.2% वृद्धि। लेकिन क्या ये पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड के अनुरूप है? नहीं, इसमें थोड़ी नरमी आई है। ये पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल और मई 2025 में कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा था, तो जून में थोड़ी गिरावट है। इसका ब्रेकडाउन क्या है? CGST, SGST, IGST में कितना आया? जून 2025 में CGST केंद्रीय GST रहा 34,558 करोड़, SGST रहा
43,268 करोड़, IGST रहा 93,280 करोड़ और सेस रहा 13,491 करोड़। मैं मुख्य आंकड़े दोहराती हूँ। CGST 34,558 करोड़, SGST 43,268 करोड़, IGST 93,280 करोड़। और नेट रेवेन्यू मतलब रिफंड्स के बाद? शुद्ध राजस्व 1.59 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल जून की तुलना में 3.3% ज्यादा है। तो ये जो सीक्वेंशियल मॉडरेशन आई है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, शायद डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू मांग में थोड़ी नरमी आई हो सकता है उपभोक्ता खर्च को लेकर थोड़े सतर्क हों, वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का भी असर हो सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से जीएसटी वृद्धि सिर्फ 4.6% रही, जबकि जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स आयात पर जीएसटी 11.4% बढ़ा। अच्छा, आयात पर जीएसटी ज्यादा तेजी से बढ़ा, लेकिन अगर हम 8 साल के सफर को देखें तो जीएसटी की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी कैसी रही है? 8 साल का सफर काफी सफल रहा है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन लगभग दोगुना हो गया है। FY21 वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये 11.37 लाख करोड़ था, जो FY25 वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ हो गया। 22.08 लाख करोड़। और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स पंजीकृत करदाता की संख्या 60 लाख से बढ़कर 1,51,00,000 से ज्यादा हो गई है। ये अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकीकरण का एक बड़ा संकेत है। मतलब कंप्लायंस बेहतर हुआ है? हाँ, लगातार सुधार हुआ है। औसत मासिक संग्रह अब लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए पर स्थिर हो गया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली और कम लीकेज के कारण ये संभव हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक 85% उद्योग जीएसटी से खुश हैं, क्योंकि इससे प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना आसान हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 का प्रदर्शन कैसा रहा? FY25-26 की पहली तिमाही Q1 में कुल मिलाकर 12% YOY वृद्धि दर्ज की गई है, तो जून में नरमी के बावजूद अंतर्निहित गति मजबूत दिख रही है। तो निष्कर्ष क्या निकालें? मिक्स्ड पिक्चर है, हाँ कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स, अल्पकालिक बाधाएं दिख रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री, दीर्घकालिक प्रक्षेप वक्र मजबूत है। ये आंकड़े जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो रेट रैशनलाइजेशन, दर युक्तिकरण पर विचार कर रही है, जिसमें शायद 12% स्लैब को हटाने की बात भी शामिल है। कुल मिलाकर जीएसटी ने एक राष्ट्रीय बाजार बनाने, व्यापार सुगमता बढ़ाने और देश की राजकोषीय संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब सरकार की 2 नई बड़ी योजनाओं पर आते हैं। दोनों का परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए है। पहली है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना। जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को इस ELI स्कीम को मंजूरी दी। इसका कुल परिव्यय लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देना, युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना। इसकी घोषणा बजट 2024-25 में हुई थी, है ना? ये काम कैसे करेगी? हाँ, बजट में घोषणा हुई थी। ये एक 2-pronged स्ट्रैटेजी है, द्विआयामी रणनीति है। इसका लक्ष्य है अगस्त 1, 2025 से जुलाई 31, 2027 के बीच 3.5 करोड़ से ज्यादा नई औपचारिक नौकरियां पैदा करना। 3.5 करोड़ प्लस जॉब्स। 3.5 करोड़ कैसे? इसके 2 हिस्से क्या हैं? इसका पार्ट ए है इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, पहली बार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन। इसका मकसद है युवाओं को औपचारिक कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और उनमें वित्तीय साक्षरता और बचत की आदत डालना। लाभार्थी कौन होंगे इसमें? लाभार्थी होंगे लगभग 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, पहली बार के कर्मचारी जो EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होते हैं और जिनकी मासिक आय रुपए 1 लाख तक है। 1.92 करोड़ एम्प्लॉयज। उन्हें प्रोत्साहन क्या मिलेगा? उन्हें 1 महीने के EPF वेतन के बराबर नकद प्रोत्साहन मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए होगी। ये पैसा DBT के जरिए 2 किस्तों में मिलेगा।
पहली किस्त 6 महीने की सेवा पूरी होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा पूरी करने और एक अनिवार्य फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी अनिवार्य है, ये अच्छा है। और बचत का भी कुछ है? हाँ, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा किसी बचत साधन में निवेश करने का भी प्रावधान है, ताकि बचत की आदत पड़े। ये तो हुआ कर्मचारियों के लिए। पार्ट बी नियोक्ताओं के लिए है। जी, पार्ट भी है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं को सहायता। इसका उद्देश्य है प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त औपचारिक रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। किन नियोक्ताओं को फायदा मिलेगा? सभी क्षेत्रों के ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स, ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान इसके पात्र होंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्हें क्या प्रोत्साहन मिलेगा? उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी जिनकी मासिक आय 1 लाख रुपए तक हो को काम पर रखने के लिए 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा। ये प्रोत्साहन सामान्य क्षेत्रों के लिए 2 साल तक और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 साल तक मिलेगा। 3,000 रुपए पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉई। लेकिन कोई शर्त भी होगी? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये अतिरिक्त कर्मचारी हैं? हाँ, शर्त यह है कि प्रतिष्ठान को अपने कार्यबल में नेट इंक्रीज, शुद्ध वृद्धि दिखानी होगी। अगर 50 से कम कर्मचारी हैं तो कम से कम 2 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। अगर 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो कम से कम 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। और इन नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक रोजगार बनाए रखना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फिस्कल इंटरवेंशन, राजकोषीय हस्तक्षेप है, जिसका दोहरा लक्ष्य है रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण। बिल्कुल, ये योजना पिछली पहलों जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से सीखते हुए बनाई गई लगती है। इसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज पर फोकस, फाइनेंशियल लिटरेसी कंपोनेंट, स्थायी रोजगार पर जोर और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने जैसे तत्व शामिल हैं। इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। क्या इससे वाकई में नेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, शुद्ध रोजगार वृद्धि होती है, या ये सिर्फ मौजूदा नौकरियों को फॉर्मलाइज औपचारिक करने की सब्सिडी बनकर रह जाती है, ये देखना होगा। ये सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने में भी मदद कर सकती है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि औपचारिक क्षेत्र के साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भी पूरक नीतियों की आवश्यकता बनी रहेगी। बिल्कुल। अब दूसरी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना पर आते हैं। रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, RDI स्कीम, अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना। इसका क्या मकसद है? इस R&D योजना को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है भारत में प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के R&D इन्वेस्टमेंट यानी अनुसंधान और विकास निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के R&D निवेश को बढ़ावा देना, भारत में इसकी कमी है क्या? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती रही है। भारत का ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D यानी अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय GDP का लगभग 0.7% ही है, जो कि विकसित देशों और चीन जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। और इसमें भी निजी क्षेत्र का योगदान बहुत कम है। ज्यादातर R&D सरकारी संस्थानों में होता है। इस योजना का मकसद इसी कमी को दूर करना है। तो ये योजना कैसे काम करेगी? 1 लाख करोड़ का फंड कैसे इस्तेमाल होगा? ये योजना निजी क्षेत्र की R&D परियोजनाओं के लिए लॉन्ग टर्म, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, दीर्घकालिक कम लागत वाला वित्त पोषण या रीफाइनेंसिंग, पुनर्वित्त पोषण प्रदान करेगी। ब्याज दरें बहुत कम या शून्य हो सकती हैं। किन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा? फोकस रहेगा सनराइज डोमेन्स यानी उभरते हुए क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, रणनीतिक क्षेत्र, हाई TRL प्रोजेक्ट्स, उच्च प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर वाली परियोजनाएं, मतलब जो लैब से निकलकर बाजार के करीब हैं, और डीप टेक स्टार्टअप्स जिनके लिए एक फंड ऑफ फंड्स भी बनाया जाएगा। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? कौन इसे चलाएगा? योजना को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, रणनीतिक दिशा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गवर्निंग बोर्ड देगा, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसकी नोडल एजेंसी होगी। और फंडिंग मैकेनिज्म, पैसा कैसे बंटेगा? ये एक 2 टीयर्ड 2 स्तरीय तंत्र होगा।
लेवल 1 पर ANRF के भीतर एक स्पेशल पर्पस फंड SPF होगा जिसमें 1 लाख करोड़ होंगे। लेवल 2 पर ये SPF फंड मैनेजरों जैसे वित्तीय संस्थान, वेंचर कैपिटल फंड को पैसा आवंटित करेगा, मुख्यतः रियायती ऋण के रूप में। ये फंड मैनेजर फिर विशिष्ट R&D परियोजनाओं को ऋण या इक्विटी प्रदान करेंगे। तो ये एक तरह से सरकार R&D में निजी निवेश के जोखिम को कम कर रही है। बिल्कुल। इसे भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। ये निजी क्षेत्र को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरकार एक तरह से पेशेंट कैपिटल, धैर्यशील पूंजी प्रदान कर रही है जो लंबी अवधि के R&D के लिए जरूरी होती है। ये सरकार को एक वेंचर कैपिटलिस्ट की भूमिका में लाता है। हाई TRL परियोजनाओं पर फोकस का क्या मतलब है? R&D में एक चुनौती होती है जिसे वैली ऑफ डेथ यानी मौत की घाटी कहते हैं। यानी लैब में तो आविष्कार हो जाता है लेकिन उसे बाजार तक ले जाने के लिए जरूरी फंडिंग नहीं मिल पाती। हाई TRL परियोजनाओं पर फोकस करके ये योजना इस वैली ऑफ डेथ को पाटने में मदद करेगी, यानी प्रोटोटाइप से व्यावसायीकरण तक के सफर को आसान बनाएगी। और डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, इसका मकसद AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे डीप टेक क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ये योजना भारत के अन्य राष्ट्रीय मिशनों जैसे इंडिया AI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मिलकर काम करेगी। तो कुल मिलाकर ये R&D योजना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में मदद करेगी। लक्ष्य है भारत को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर, प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, प्रौद्योगिकी उत्पादक बनाना। ये वाकई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। चलिए अब पार्ट डी पर आते हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा, पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पहली खबर है भारतीय नौसेना से जुड़ी INS तमाल की कमीशनिंग। जी हाँ, INS तमाल 71, INS तमाल F-71 जो कि एक नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसे 1 जुलाई 2025 को कलिनिंग्राड रशिया, कलिनिंग्राद रूस में कमीशन किया गया। ये भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन एक अलग मायने में भी। किस मायने में? INS तमाल भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला संभवतः आखिरी प्रमुख युद्धपोत है जो विदेश में निर्मित हुआ है। इसके बाद के सभी प्रमुख युद्धपोत भारत में ही बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे। ये नौसेना की आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। अच्छा, तो ये एक तरह से विदेशी निर्माण पर निर्भरता के अंत का संकेत है। इसकी क्षमताएं क्या हैं? ये किस क्लास का जहाज है? ये रूस की क्रिवाक या तलवार क्लास, क्रिवाक तलवार श्रेणी फ्रिगेट्स का 8वां जहाज है और उन्नत तुशीर क्लास, तुशीर श्रेणी जिसे प्रोजेक्ट 1135.6 परियोजना 1135.6 भी कहते हैं, का दूसरा जहाज है। ये लगभग 125 मीटर लंबा है और इसका वजन 3900 टन है। इसकी युद्ध क्षमता कैसी है? ये 4 आयामों हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में युद्ध करने में सक्षम है। इसमें स्टेल्थ डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, मतलब दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ना मुश्किल होता है। प्रोपल्शन और गति, इसमें COJAJ कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगा है जो इसे 30 समुद्री मील से ज्यादा की गति दे सकता है। और हथियार, वेपन सिस्टम्स कौन से हैं? इसमें भारतीय और रूसी दोनों प्रणालियों का मिश्रण है। इसकी प्राइमरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, प्राथमिक स्ट्राइक क्षमता 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से आती हैं। ये मिसाइलें जहाज़ों और ज़मीनी ठिकानों दोनों पर हमला कर सकती हैं। याद रखिए, ब्रह्मोस मिसाइलें। ब्रह्मोस, ये तो भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है। एयर डिफेंस के लिए क्या है? वायु रक्षा के लिए स्टिलवान मिसाइल प्रणाली, 100 mm नौसैनिक बंदूक और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स CIWS AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम है जो नजदीकी खतरों से निपटते हैं। और पनडुब्बियों से बचाव के लिए? एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW। ASW के लिए इसमें टॉर्पीडो ट्यूब्स और RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं। सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ स्वदेशी भी है। हाँ, इसमें स्वदेशी रूप से विकसित हमसा NG सोनार लगा है। इसके अलावा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी हैं। और हेलीकॉप्टर ले जाने की सुविधा?
जी, ये कामोव 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर या कामोव 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग AWEW हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। तो आईएनएस इस्तेमाल का शामिल होना भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, ये नौसेना की खरीद रणनीति में बदलाव का प्रतीक है। अब हम बड़े युद्धपोतों के लिए विदेशी शिपयार्ड पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसी क्लास के जो फॉलो ऑन शिप्स अनुवर्ती जहाज हैं, वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं। आईएनएस तमाल में भी लगभग 26% इंडिजिनस कंटेंट स्वदेशी सामग्री है, जिसमें ब्राह्मोस एरोस्पेस, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और टाटाज नोवा सिस्टम्स जैसी कंपनियों का योगदान है। ये भारतीय और रूसी प्रौद्योगिकियों के सफल एकीकरण का भी उदाहरण है। इसे तैनात कहाँ किया जाएगा? इसे कारवार स्थित वेस्टर्न नेवल कमांड पश्चिमी नौसेना कमांड में तैनात किया जाएगा, जिसे नौसेना की स्वॉर्ड आर्म तलवार भुजा भी कहा जाता है। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की पहुंच, लचीलापन और युद्ध तैयारी में वृद्धि होगी। समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। लेकिन अब एक दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं, हैदराबाद फार्मा ब्लास्ट। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 1 जुलाई 2025 की सुबह हैदराबाद के पास पश्मिलारम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेगाची इंडस्ट्रीज की एक इकाई में जोरदार विस्फोट हुआ। कितने लोगों की जान गई इसमें? इस हादसे में 17 श्रमिकों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हुए। ये घटना औद्योगिक सुरक्षा, खासकर फार्मा और रसायन उद्योगों में के मुद्दे को फिर से केंद्र में ले आई है। ये GS पेपर 3 आपदा प्रबंधन और GS पेपर 2 सरकारी नीतियों, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरी उत्पादन इकाई ढह गई। पीड़ित कौन थे? बताया जा रहा है कि अधिकांश पीड़ित प्रवासी श्रमिक थे। विस्फोट इतना भीषण था कि शवों की पहचान के लिए DNA परीक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है। NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, अग्निशमन विभाग और पुलिस ने बचाव कार्य किया, लेकिन रासायनिक धुएं के कारण काम में मुश्किलें भी आईं। विस्फोट का संदिग्ध कारण क्या बताया जा रहा है? शुरुआती जांच में शक है कि फैक्ट्री के एयर हैंडलिंग यूनिट AHU एयर हैंडलिंग यूनिट में दबाव बढ़ने से विस्फोट हुआ। ये कंपनी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाती है, जो फार्मा और खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला एक पाउडर है। इस घटना ने सुरक्षा नियमों की पर्याप्तता और उनके प्रवर्तन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक संपादकीय ने इसे कॉस्टली लैप्सेस, महंगी चूक कहा है। बिल्कुल, ये घटना कई गहरे मुद्दों को उजागर करती है। पहला, एनफोर्समेंट गैप्स, प्रवर्तन अंतराल। हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम जैसे कानून तो हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन अक्सर कमजोर होता है। कारखानों का निरीक्षण अपर्याप्त होता है और नियमों का उल्लंघन करने पर दंड भी प्रभावी नहीं होता। अप्रवासी श्रमिकों की स्थिति या जानकारी नहीं दी जाती। वो खतरनाक कामों में लगे होते हैं और उनके पास सुरक्षा उपकरण भी अपर्याप्त होते हैं। उनकी आवाज भी अक्सर अनसुनी रह जाती है। क्या उद्योगों में सेफ्टी कल्चर यानी सुरक्षा संस्कृति की कमी है? हाँ, अक्सर सुरक्षा को सिर्फ एक कानूनी अनुपालन, कंप्लायंस की तरह देखा जाता है, न कि परिचालन संस्कृति का एक अभिन्न अंग। जब तक सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण के दबाव में अक्सर सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो समाधान क्या है? क्या किया जाना चाहिए? समाधान के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। नियामक निकायों जैसे डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज, कारखाना निदेशालय को मजबूत करना होगा। उन्हें ज्यादा संसाधन और अधिकार देने होंगे। नियमित और प्रभावी निरीक्षण जरूरी है। थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स, तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा ऑडिट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रबंधन की आपराधिक देयता, क्रिमिनल लायबिलिटी तय करने पर भी विचार होना चाहिए। और सबसे जरूरी, श्रमिकों को सुरक्षा के बारे में जागरूक और सशक्त बनाना होगा, ताकि वो असुरक्षित स्थितियों के खिलाफ आवाज उठा सकें। भविष्य में ऐसी चूकों को रोकने के लिए ठोस सुधारों की जरूरत है। उम्मीद है इस हादसे से सबक लिया जाएगा। चलिए अब आज के अंतिम विषय पर आते हैं, मॉनसून डायनामिक्स एंड वाटर सिक्योरिटी। मॉनसून की गतिशीलता और जल सुरक्षा। IMD का जुलाई के लिए क्या पूर्वानुमान है? IMD ने जुलाई 2025 के लिए अबव नॉर्मल यानी सामान्य से अधिक
मानसून वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। अनुमान है कि जुलाई में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज दीर्घ अवधि औसत का लगभग 106% होगी। जुलाई कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है, इसलिए ये खबर किसानों के लिए अच्छी है। 106% ऑफ एलपीए। एलपी कितना होता है जुलाई के लिए? जुलाई का एलपीए 28 सेंटीमीटर है, तो इस साल थोड़ी ज्यादा बारिश की उम्मीद है। सिर्फ जुलाई ही नहीं, पूरे मॉनसून सीजन जून सितंबर के भी सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। लेकिन क्या ये बारिश पूरे देश में एक समान होगी? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? नहीं, वितरण एक समान नहीं रहेगा। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ के कुछ हिस्से और तेलंगाना में सरप्लस रेनफॉल हो सकती है। ज्यादा बारिश मतलब बाढ़ का खतरा भी? हाँ, आईएमडी ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के लिए फ्लड अलर्ट्स भी जारी किए हैं। चिंता यह है कि कृष्णा, गोदावरी और महानदी नदी बेसिन के जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिशेष वर्षा से इन नदियों में बाढ़ आ सकती है। जून का प्रदर्शन कैसा रहा था मॉनसून का? जून में देश भर में औसत से 8.9% ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इसमें भी काफी क्षेत्रीय भिन्नता थी। उत्तर पश्चिम भारत में 42% ज्यादा बारिश हुई, मध्य भारत में 24.8% ज्यादा, लेकिन दक्षिण भारत में 3% कम बारिश हुई। तो इस पूर्वानुमान के नेतार्थ क्या हैं? कृषि और जल प्रबंधन के लिए इसके क्या मायने हैं? कृषि के लिए तो ये काफी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला है। जुलाई की अच्छी बारिश खरीफ फसलों की बुआई और उनकी बढ़त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने, जलाशयों के भरने, जो रबी फसलों के लिए जरूरी हैं, और ग्रामीण आय और मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। लेकिन बाढ़ की चेतावनी भी है, तो ये डबल एज सॉर्ड जैसी स्थिति है। बंधन की चुनौती आती है। सिर्फ कुल बारिश ही नहीं, बल्कि उसका स्थानिक और अस्थायी वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा बारिश अगर कुछ ही दिनों में तीव्र वर्षा के रूप में होती है, तो वो बाढ़, मिट्टी के कटाव और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? इसके लिए इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट या एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, बांधों और जलाशयों का कुशल संचालन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वास्तविक समय की निगरानी और समय पर बाढ़ की चेतावनी जारी करना बहुत जरूरी है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर इसका क्या असर होगा? अच्छी बारिश भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर बारिश बहुत तेज होती है तो पानी जमीन में रिसने, पर्कुलेट के बजाय बह जाता है, जिससे पुनर्भरण उतना प्रभावी नहीं हो पाता। तो निष्कर्ष यह है कि आईएमडी का पूर्वानुमान नीति निर्माताओं, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और किसानों सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। जी हाँ, हमें जल प्रबंधन के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच, सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और फ्लड मिटिगेशन के उपायों पर जोर देना होगा। बिल्कुल। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब समय है आज की चर्चा से निकले कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराने का। जरूर। हमने शुरुआत की डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने से, जो अब एक जन आंदोलन बन चुका है और डीपीआई स्टैक के जरिए वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। हालांकि डिजिटल डिवाइड एक चुनौती है। फिर हमने नए आपराधिक कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के 1 साल के कार्यान्वयन, उनके सुधारों जैसे सेडिशन का हटना, आतंकवाद की परिभाषा और कम्युनिटी सर्विस, और साथ ही संस्थागत क्षमता की चुनौतियों पर बात की। इज्म के मुद्दे शामिल हैं, पर भी हमने चर्चा की। उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली आरक्षित संकाय पदों की स्थायी चुनौती, उसके कारणों जैसे 13 पॉइंट रोस्टर और एनएफएस क्लॉज, और समाधान के उपायों पर भी बात हुई। NIPCD का नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखना और रांची में नया केंद्र खोलने के महत्व को भी हमने समझा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने इंडिया यूएस ट्रेड डायलॉग और कृषि पर भारत की रेड लाइंस, ब्रिक्स समिट से शी और पुतिन की अनुपस्थिति और उसके निहितार्थ, और पीएम मोदी की घाना यात्रा व भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस को देखा। हमने भारत पाक युद्ध विराम में सऊदी अरब की क्वाइट डिप्लोमेसी और उसके बदलते क्षेत्रीय समीकरणों पर भी चर्चा की। अर्थव्यवस्था में हमने जीएसटी के 8 साल और जून 2025 के कलेक्शन के मिले-जुले संकेतों का विश्लेषण किया। साथ ही हमने 2 बड़ी 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं, रोजगार सृजन के लिए ELI स्कीम और निजी R&D को बढ़ावा देने के लिए RDI स्कीम की विस्तारित जानकारी ली।
सुरक्षा और विज्ञान में हमने INS तमाल के कमीशनिंग को नौसेना की आत्मनिर्भरता में मील का पत्थर माना और हैदराबाद फार्मा ब्लास्ट से औद्योगिक सुरक्षा पर उठे सवालों पर गौर किया। और अंत में हमने IMD के जुलाई मॉनसून पूर्वानुमान और उसके कृषि व जल प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभावों को समझा। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए आज का मोटिवेशनल थॉट, प्रेरक विचार। UPSC की तैयारी एक मैराथन की तरह है, 1000 छोटे-छोटे कदमों की मैराथन। हाँ, हर दिन पढ़ना, नोट्स बनाना, उत्तर लिखना, ये सब वो छोटे कदम हैं। कभी कभी मंजिल बहुत दूर लगती है, लेकिन जरूरी है कि आप बस अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करें। हर छोटा कदम आपको आगे ले जा रहा है। अपनी छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं। जब थकान या संदेह महसूस हो तो याद करें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। ये सिर्फ ज्ञान हासिल करने की यात्रा नहीं है, यह आपके चरित्र, आपके लचीलेपन को भी कर रही है। तो बस अगला कदम उठाते रहिए। निरंतर प्रयासी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। लगे रहिए। अब जल्दी से आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स ऑफ द डे, दिन के प्रीलिम्स तथ्य पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च, 10 साल पूरे। 2. न्यू क्रिमिनल लॉज, नए आपराधिक कानून, BNS, BNSS, BSA, 1 साल का कार्यान्वयन। 3. NICPCD रिनेम्ड, NICPCD का नया नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। 4. INS तमाल, INS तमाल F-71 तलवार तुशील श्रेणी फ्रिगेट, रूस में कमीशन, संभवतः अंतिम प्रमुख विदेशी निर्मित युद्धपोत। 5. PM's फॉरेन विजिट, PM का विदेश दौरा, घाना से शुरुआत, 2 जुलाई 2025। 6. ब्रिक्स समिट 2025, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, रियो डी जनेरियो, शी जिनपिंग और पुतिन अनुपस्थित। 7. ELI स्कीम, ELI योजना, 1 लाख करोड़ रुपए परिव्यय, 3.5 करोड़ प्लस औपचारिक नौकरियों का लक्ष्य। 8. RDI स्कीम, RDI योजना, 1 लाख करोड़ कोष, निजी क्षेत्र के R&D को बढ़ावा। 9. GST रेवेन्यू जून 2025, GST राजस्व जून 2025, 1.85 लाख करोड़ रुपए, 6.2% YOY वृद्धि, 8 साल पूरे। 10. अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण। IMD मॉनसून फोरकास्ट, IMD मानसून पूर्वानुमान, जुलाई में 106% LPA वर्षा का अनुमान। 12. इंडिया पाकिस्तान सीज फायर मीडिएशन, भारत पाक युद्ध विराम मध्यस्थता, मई 2025 संघर्ष के बाद सऊदी अरब की भूमिका। धन्यवाद। और अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द डे। दिन के मुख्य अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, GS पेपर 2 गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया मिशन ने जैम ट्रिनिटी से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI स्टैक तक एक लंबा सफर तय किया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों और विकसित भारत के लक्ष्य में इसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। दूसरा प्रश्न, GS पेपर 2 पॉलिटी जुडिशरी, नए आपराधिक कानून BNS, BNS, BSA भारत के आपराधिक न्याय शास्त्र में एक बड़े सुधार का वादा करते हैं। इन सुधारों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में प्रमुख संस्थागत चुनौतियों का मूल्यांकन करें। तीसरा प्रश्न, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। हाल के घटनाक्रम जैसे प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति और आंतरिक अंतर्विरोध ब्रिक्स समूह के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं। इन चुनौतियों का विश्लेषण करें और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए संभावित अवसरों पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न, GS पेपर 3 इकोनॉमी, हाल ही में शुरू की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन ELI योजना और अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन R&D योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती हैं। इन दोनों योजनाओं का संयुक्त विश्लेषण करें और बताएं कि वे भारत के आर्थिक विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे उत्प्रेरित कर सकती हैं। और पांचवा प्रश्न, GS पेपर 3 सिक्योरिटी। INS तमल का कमीशनिंग भारतीय नौसेना की आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो विदेशी निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव का प्रतीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण के महत्व पर चर्चा करें और इस संबंध में भारत की प्रगति और चुनौतियों का आकलन करें। ये थे आज के मेंस प्रैक्टिस प्रश्न।
उम्मीद है श्रोताओं को आज की विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी होगी। हाँ, ये विश्लेषण आपको न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा में मदद करेगा, बल्कि एक सूचित नागरिक के रूप में आपकी समझ को भी विकसित करेगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारा काम वाकई आपकी मदद कर रहा है, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए सुन लो यूपीएससी। धन्यवाद। धन्यवाद।